हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बिग स्टडी पॉइंट में। आज मैं बिहार पैरामेडिकल बायोलॉजी का सीरीज लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में मैंने 44 क्वेश्चन तक चर्चा कर चुका था। तो आइए शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि अपना परिवार बड़ा हो। और बड़ा होगा तो एक यूट्यूब का एजेंडा भी है कि अगर 100, 150, 200 लोग जुड़ेगा तभी लाइव हो सकता है। तो लाइव टेस्ट भी आप लोगों का लिया जाएगा। तो अपना परिवार जब धीरे धीरे बड़ा हो जाए तो ही लाइव टेस्ट संभव हो पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और आप लोगों के हाथ में ही है चैनल को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और आप लोगों के लिए भी और अच्छा से अच्छा काम किया जा सके। और कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और जो आप लोग सीखें वो भी कमेंट बॉक्स में साझा करें। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 45, जब कोई मनुष्य श्वास लेता है तब ऑक्सीजन रक्त से संयोग करता है। यानी कि मानव जब सांस लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को लेता है। तो ऑक्सीजन लेता है तो ऑक्सीजन मानव के रक्त में हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। जब मानव के रक्त में ऑक्सीजन जो घुला होता है उस रक्त को शुद्ध रक्त बोला जाता है। जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है उसको अशुद्ध रक्त बोला जाता है। तीसरी बात, जिस रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है उसको हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है उसमें ऑक्सीजन की प्रवाह निरंतर चलती रहती है। अब एक प्रश्न और आता है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड, कभी कभी क्या होता है कि कोई कुआं में कोई व्यक्ति जाता है, बहुत पुराना कुआं होता है, उसका जो मतलब कि सुगंध लेता है, यानी कि कुआं के पास जाता है तो कुआं में कौन सा गैस निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करता है तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जिसके कारण दम घुटने से किसी की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न यहाँ पे ये बन रहा है, बहुत सारा प्रश्न हम आपको बताएं लेकिन इसमें इस प्रश्न का आंसर होगा हीमोग्लोबिन। यानी कि सांस जब लेते हैं ऑक्सीजन का संयोग हीमोग्लोबिन के साथ होता है ताकि हम लोग अच्छे तरह से सांस ले पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46, पसीना का सबसे महत्वपूर्ण कार्य। तो पसीना आने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है, हम लोग काम करते हैं तो वो पसीना निकल जाता है ताकि शरीर का जो तापमान है, टेम्परेचर है, उसको कंट्रोल किया जा सके। और ये कंट्रोल पसीना निकलने के कारण ही संभव हो पाता है। अधिक जल का निष्कासन, तो अधिक जल का निष्कासन होगा शरीर से तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगी और बीमारी हो सकती है। शरीर में जल का मात्रा का नियंत्रण, तो नियंत्रण तो होता ही है लेकिन ताप का नियंत्रण पसीना के कारण संभव हो पाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 47, वृक्क जब काम करना बंद कर दे तो मनुष्य के रक्त में विषाक्त तत्व को पृथक किसके द्वारा किया जाता है? वृक्क मतलब समझते हैं किडनी होता है। हमारे मानव के शरीर में 2 ठो किडनी होता है, ठीक है। किडनी क्या करता है तो रक्त में यूरिया को छानता है। जब किडनी खराब हो जाए तो रक्त में यूरिया को छानने का काम बंद हो जाएगा। जैसे चाय छानने के लिए छन्नी का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से हम लोगों के मानव शरीर में ब्लड को छानने का जो काम है, प्यूरिफिकेशन का जो काम है, ये किडनी करता है। तो किडनी में विषाक्त यानी यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके लिए डायलिसिस एक प्रक्रिया होती है जिसको अपवहन बोला जाता है। उसके अंतर्गत इस विषाक्त पदार्थ को, यूरिया और शरीर में जो हानिकारक पदार्थ है उसको डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48, वृक्क प्रत्यारोपण में भाई या अत्यधिक निकट संबंधी का वृक्क ही लिया जाता है, क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाए तो किडनी ट्रांसप्लांट होता है, दूसरे व्यक्ति का किडनी दूसरे में लगाया जाता है। इस प्रश्न में है कि निकट संबंधी या भाई का किडनी लगाया जाने का कारण क्या है? तो कारण ये है कि दोनों के वृक्क की आनुवंशिक संगठन एक जैसा होता है। दोनों भाई है तो उसका जो गुण होता है, आनुवंशिक गुण होता है, जेनेटिक गुण होता है, ये मिलता जुलता है। इसी के कारण ज़्यादातर प्रीफर किया जाता है कि भाई या निकट संबंधी का ही किडनी ट्रांसप्लांट किया जाए या किडनी को बदला जाए।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। न्यूक्लियस की खोज, न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्रक, न्यूक्लियस की खोज, तो न्यूक्लियस की खोज जो है ये रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। स्वान के बारे में हम लोग देखे थे कि कोशिका सिद्धांत जो था, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक 1665 में किए, लेकिन कोशिका सिद्धांत जो था, कोशिका का जो लॉ था, ये स्लाइडन एंड स्वान नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, लीवेनहॉक, तो जीवाणु का जो खोज है लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। इसलिए ऑप्शन के अनुसार हम लोग 4 क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन इस सीरीज में तो 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ही होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन को देख पाते हैं। फलीदार पादप कृषि के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि, जैसे मान लीजिए फलीदार कहने का मतलब है कि जो फल देने वाला पौधा होता है ये क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो ये ऊपर फल देने का बात नहीं कह रहा है, ये नीचे फल यानी कि जड़ में एक प्रकार का गांठ बनता है जो कि दलहन पौधे में ज़्यादातर होता है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। कहने का मतलब है कि इसको आसान भाषा में समझिए कि प्रश्न, दाल की खेती की जाती है, जैसे रहर का दाल हो, रहर के दाल जब की खेती की जाती है तो उसके जड़ में एक राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। फल को जब हम लोगों को गेहूं में या धान में सबसे ज़्यादा यूरिया डालते हैं, तो जो यूरिया होता है वो नाइट्रोजन होता है, यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है, और ये नाइट्रोजन का जो काम है, यूरिया का जो काम है, केवल दलहन पौधा रोप देते हैं, दलहन पौधा लगा देते हैं तो उसके जड़ में एक गांठ बन जाता है और उसी गांठ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिससे कि हम लोगों के खेत में नाइट्रोजन की उपलब्धता बनी रहती है। और ऐसा कहा भी जाता है कि 50 क्वेश्चन का आंसर तो डी होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु उसमें सहचर होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग का काम होता है एक बैक्टीरिया जीवाणु के द्वारा होता है। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि 2 खाद्यान्न फसलों के बीच में, जैसे एक गेहूँ बोए और एक चावल बोए, उस चावल और गेहूँ बोने के बीच में एक बार दलहन की खेती अवश्य की जाती है, ताकि दलहन की खेती करने से हम लोगों के खेत में नाइट्रोजन की उपलब्धता बनी रहती है और खेत की उर्वरा शक्ति बरकरार रहती है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर अब आइए देखते हैं 51। डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना, 1 मिनट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, डीएनए की संरचना क्षारक युग्मक द्वारा जुड़ी होती है, निम्नांकित में से कौन सा युगल डीएनए में उपस्थित होता है। डीएनए में देखिए एसिड भी होता है और क्षार भी होता है, यानी कि अम्ल भी होता है, क्षार भी होता है। तो क्षार वाला जो पॉइंट होता है उसको गुआनिन एंड साइटोसिन कहते हैं। जी और एस याद रखना होगा, जीएस का पेपर जो होता है ये एक प्रकार का क्षारीय होता है जो हम लोगों के डीएनए में होता है। गुआनिन, तो जी से गुआनिन और सी से साइटोनिन, तो जीएस का जो पेपर होगा जो डीएनए में क्षार के रूप में काम करेगा। फिर कभी कल ही एक प्रश्न कहीं मिल जाए अम्ल के रूप में कौन काम करता है, तो मैं आपको उस समय भी फिर इसको बताऊंगा ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। याद रखना है जीएस पेपर डीएनए में क्षार का काम करता है, जो जीएस का मतलब गुआनिन और साइटोसिन, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 52। माँ का दूध शिशुओं के लिए लाभदायक होता है, यानी माता का दूध बच्चा के लिए बहुत लाभदायक होता है। कहा जाता है कि जन्म के तुरंत बाद माँ का गाढ़ा पीला दूध पिलाएं। ये इसलिए पिलाया जाता है ताकि बच्चे में एंटीबॉडी बना रहे। एंटीबॉडी बनने का क्या प्रभाव है, अभी हम लोग जो कोरोना काल के प्रभाव में देखते हैं तो एक प्लाज्मा थेरेपी टर्म आया हुआ है, वो सब भी एंटीबॉडी का ही कुछ न कुछ पार्ट है। तो एंटीबॉडी क्या होता है कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होती है तो वो एंटीबॉडी हम लोगों के उस बीमारी से लड़ने का काम करता है। तो माँ का जब दूध बच्चा पीता है तो उसमें एंटीबॉडी बनता है, और एंटीबॉडी बनता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे कि उसको कोई रोग न लगे। इसके लिए भी माँ का दूध बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये वीडियो आप सबों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। कमेंट आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दें। अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, धन्यवाद।